पार्टी पाली उप पार्टी से उप पार्टी से पार्टी करते हैं। कांग्रेस का धरती रही है पालीगंज। एनडीए सरकार और नीतीश जी की सरकार ने घोषणा कर दिया है कि आजीवन एनडीए की सरकार, आजीवन जेडीयू की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नहीं 10 साल 20 साल 25 साल जब तक जिएंगे आगे भी। मैं महागठबंधन में अपने आप को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मान रहा हूँ। सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि अपने यहाँ मजदूरों को रोजगार दे सके। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लोग त्राहिमाम हैं। हरियर पेंट कर दीजिएगा, हरा हो गया। सरकार का बारी अभी है, जब सांस हफा रहा है, लग रहा है कि हम जा रहे हैं, तब हरियर पेंट कर दिया, हरियाली हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे जो भावी प्रत्याशी है वो अपनी दावेदारी को लेकर के बहुत ही मुखर हो रहे हैं। और इसी बीच जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इंजीनियर राकेश रंजन हैं, जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं वहाँ, और महागठबंधन से जो है दावेदारी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पालीगंज जो विधानसभा क्षेत्र है वहां जो मौजूदा अभी विधायक हैं जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, वो अभी हाल फिलहाल में ही आरजेडी का दामन छोड़ करके जेडीयू का दामन थामने की तैयारी कर ली और उसमें चले गए। तो इसे लेकर के वहां जो क्षेत्रीय जो जनता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, और इसी पे सवाल उठ रहा है कि वो जब जदयू में गए हैं तो वहां बीजेपी वर्सेस जदयू भी हो रहा है। इसी बीच जो है राकेश रंजन जी हैं, ये वहां से दावेदारी कर रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर उस क्षेत्र में आखिर क्या कमी रह गई है, और जब जदयू में वो चले गए हैं बच्चा यादव तो उनसे इनको क्या लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वाणी को। तो ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो है आपको दिखाई दे रही हैं जो अभी तक वर्तमान में जो मौजूदा विधायक है वहाँ अपनी जनता को नहीं दे पाए हैं। तो आप क्या ऐसा करने वाले हैं, और दावेदारी को लेकर है कि कितना % कन्फर्म है आपकी टिकट? देखिए, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है हर समय जब भी चुनाव आता है, चुनाव के समय तमाम जितना विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं न कहीं से चर्चा पर रहता है। और चर्चा का मुख्य कारण यही होता है कि जो कैंडिडेट है वहाँ के पुराने कैंडिडेट जो भी रहे हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो पार्टी उप पार्टी से उप पार्टी से पार्टी करते हैं। ये पार्टी से उप पार्टी काहे करते हैं, जनता तो खूब समझती है, जनता खूब समझती है, और समय समय पर इस बार निर्णय भी लेगी। अब हमारे विधायक जी यंग थे, युवा थे, युवाओं उन पर भरोसा किया। राजद महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता उन पर भरोसा किए। पूर्व में महागठबंधन में ही चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस के लोगों का अपार समर्थन उनको मिला। कांग्रेस का धरती रही है पालीगंज में स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। हम भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सब लोग मिलजुल कर उनको समर्थन दिया। युवा थे, युवा के नाम पर समर्थन उनको मिला, अच्छे मतों से जीते हो। लेकिन वो अपने वादा पर सही खरा नहीं उतरे, कारण 5 साल तक वो क्षेत्र में नजर नहीं आए। कहने के लिए तो स्थानीय ही भी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कभी अपने गांव में कभी वो रहे होंगे। तो वो बात दूसरी है, मुख्य है कि वो काम नहीं किए तो जनता इस बार वोट नहीं देगी। जो लाया था वो नकारेगी। तो उनको तो महागठबंधन का वोट मिलना नहीं था, तो उन्होंने उपाय सोचा कि चलो भाई अब चलते हैं दल बदल सरकारी दल में, जो सिर्फ घोषणा की हो कि जिंदगी भर आजीवन हम ही सरकार रहेंगे। एनडीए सरकार और नीतीश जी की सरकार ने घोषणा कर दिया है कि आजीवन एनडीए की सरकार, आजीवन जेडीयू की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नहीं 10 साल 20 साल 25 साल जब तक जिएंगे आगे भी।
तो उनकी सोच है ना। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि हमारे पुराने विधायक की ये सूझबूझ है कि हम जेडीयू में चले जाएंगे और हम बच जाएंगे, मतलब जनता हमको वोट दे देगी, फिर से हमको सदन पहुंचा देगी, विधानसभा पहुंचा देगी, तो उनकी सोच है। जनता निर्णय लेगी, समय पर लेगी। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए मैं महागठबंधन में अपने आप को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मान रहा हूं, चूंकि मैं निरंतर पिछले 10 वर्षों से टिकट के प्रयास में रहा। महागठबंधन के चलते पिछले बार हमारी दावेदारी रही, लेकिन टिकट नहीं मिला, चूंकि वो महागठबंधन का ऊपर का आला कमान का निर्देश था कि महागठबंधन के मित्रों को दे दिया जाए, टिकट दे दिया गया। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए निरंतर काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। महागठबंधन हमें मौका देगी, इस बार पूर्ण रूप से उस सीट को जीत कर ला कर दूंगा, चूंकि जनता के आवाज पर, पालीगंज के जनता के आवाज पर मैं पालीगंज पर निरंतर काम करूंगा, पालीगंज के लिए काम करूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा, और उनके द्वारा जो भी कार्य अधूरे रह गए, जयवर्धन जी, बच्चा जी जो भी वादा किए थे, उस काम को मैं पूरा करने का काम करूंगा। पालीगंज क्षेत्र में रोजगार की चाहे समस्या हो या हर तरह की जो भी शिक्षा व्यवस्था की जो बातें होती हैं, और बिहार जो कि जाना जाता है यहाँ से बहुत आयत में जो है पलायन लोग करते हैं और बाहर जाते हैं। अभी लॉकडाउन में जो मजदूर आए थे, तो बाहर की जो कंपनियां हैं वो हवाई जहाज का टिकट करवा के उन्हें वापस बुला रही हैं। तो आखिर जो है एक विधायक होने के नाते आप अपने क्षेत्र में कैसे उन मजदूरों को रोकेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र से भी लोग बाहर जाते होंगे, तो उनके लिए आप ऐसा क्या काम करिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विगत 15 वर्षों से सुशासन बाबू की सरकार है। तो सुशासन बाबू की सरकार मीन्स कि विकास की सरकार, चूंकि उनको कहते हैं ना कि विकास की सरकार है, विकास पुरुष हैं। तो ये सच्चाई है कि हमारे जो मजदूर हैं, पहली बात को बाहर क्यों जाते हैं? बाहर इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर रोजगार का साधन उनके पास नहीं है। सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि अपने यहाँ मजदूरों को रोजगार दे सके। अब बात है कि रोजगार के लिए वो लोग चले गए बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, अमृतसर। तो महामारी में बट नेचुरल है कि जो मालिक यहाँ वो काम करते होंगे, वो मालिक का काम हो गया बंद। तो दुकान बंद, तो फिर कौन मजदूर को पूछता है? कोई नहीं पूछता है। मजदूर का मजदूरी कराया, अब बाहर गेट कर दिया बंद। अब उस मजदूर के पास सबसे बड़ा कशमकश स्थिति है कि जिस बिहार से वो भाग कर गया, बिहार का भाग कर कहाँ गया? तो जिस सरकार को उसने लाया, जिसको वोट दिया, और सरकार वादा खिले पे खाई, पिछले 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अब उसके पास एक प्रॉब्लम है कि 15 साल पहले विकास नहीं हुआ, आज भी विकास नहीं हुआ। हम घर जाएंगे तो वहाँ में कौन सा साधन मिले, कैसे जिएंगे? लेकिन बात सही है, जब भी कष्ट पड़ता है तो लोगों के घर की याद आती है, और वो मोह बस गिरते पड़ते बस से, टंग के, साइकिल से अपने घर पहुँचता है। घर आया शुरू में तो हुआ कि भाई तमाम जितने प्रवासी मजदूर हैं उसके लिए बिहार सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। आइए, सबको वेलकम है, सबको भोजन देंगे, खाना देंगे और रोजगार देंगे। क्या पिछले जब 15 साल में रोजगार का सृजन नहीं कर पाए तो रातों रात क्या रोजगार का सृजन पॉसिबल है? कतई नहीं। लोग आए, सरकार का सारा कोरम पूरा हुआ, वहाँ बंदरबाट और लूट हुआ इस कोरोना के नाम पर, और वो मजदूर यहाँ ऐसे ही बैठे रहे। तो संजोग है कि बिहार के लोग इस भाव के होते हैं कि अगल के बगल के सब लोगों ने मदद की, और आज तक उन लोगों को खाने के लाने नहीं पड़े। तो ये बताइए, जैसे इंजीनियर राकेश रंजन हैं, तो वो क्या करेंगे उनके लिए? ये तो समस्याएं होगी, सरकार की ये नाकामी है कि योजना नहीं
योजनाएं मतलब वो सिर्फ लिखित रूप में वो कहती हैं और जमीन पे हकीकत नहीं दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे? और महागठबंधन की जो स्थिति है अभी, जिस तरीके से मांझी ने छोड़ दिया है और महागठबंधन में खटपट, लोकसभा चुनाव जो पिछली बार हुआ है उसमें भी देखा गया था और इस बार भी माना जा रहा है कि सीट को लेकर के ये सारी चीजें फिर से सामने आ सकती हैं, तो आप कितने आश्वस्त हैं और क्या लगता है कि महागठबंधन सरकार बना सकती है यहाँ पे? देखिए, महागठबंधन सरकार बना सकती की बात नहीं है। महागठबंधन की सरकार मैं पूर्ण रूप से विश्वास से कह रहा हूँ कि बनाने जा रही है। पहला वो बात बनाने की जा रही है, ऐसा नहीं कि हमको एक वोट दिए और जा रही है। तमाम जनता का जो अभी के तत्कालीन सरकार के प्रति जो आक्रोश है, वही नई सरकार का गठन का मूल मंत्र है। इस बार सरकार की गठन होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कारण चूंकि बहुत ज़्यादा सब्जबाग इन्होंने दिखलाया, एनडीए के लोग, नीतीश जी ने खास करके बहुत सब्जबाग लोगों को दिखलाया। लेकिन आज के डेट में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लोग त्राहिमाम हैं। हमारा मुख्य इस बार हमें मौका मिला, नहीं भी मौका मिला तो मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और उनको तमाम जो भी सुविधाएं हैं, विकास की बात, एजुकेशन की बात, अस्पताल की बात, रोजगार सृजन की बात। आपने बोला कि आप इंजीनियर हैं, आप क्या करेंगे? हम इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग करके हमने उसको अपने आप को बहुत मेहनत किया, तपा करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमने तमाम अपने जो भी हमारे जीवन की उपलब्धि थी, प्राप्ति थी, चाहे वो अपना माँ बाप का, बच्चों के लिए जो भी होता है, सबको कमाया, सृजित किया और व्यवस्थित किया अपने तन मन और बाजू से और मेहनत से। अब हमारा दायित्व है अपने लोग, जहाँ के हम जन्मे हैं, जहाँ पर से मेरा कुल है, जहाँ से मेरा गांव है, जहाँ से मेरे समाज है, जहाँ से हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके प्रति भी हमारी दायित्व है। हर का अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन जीवन में होता है। तो सेवा का जब तक भाव नहीं रहेगा हमारे पास, तब तक लोगों के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। एक दिन, दो दिन, चुनाव का समय हम काम कर लेंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। हम में सेवा के भाव से पालीगंज गए हैं, सेवा के लिए काम करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे। सबसे पहला मुख्य प्राथमिकता इस बार हमारा रहेगा, युवाओं का रोजगार का सृजन के लिए कोई भी उपलब्धि होगा उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। सबसे ज़्यादा है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाऊंगा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा। कारण कोई भी आदमी में हर ढंग का गुण होता है। अभी तक परिवार में यही होता है, बच्चे पढ़े लिखे और कुछ बड़े आदमी बने। कोई जरूरी नहीं कि सब आदमी इंजीनियर डॉक्टर बनता है। अब उनके प्रतिभा की हम लोग खोज करेंगे। खोज कौन करेगा? उनके गांव के लोगों को ऐसा ट्रेनिंग देंगे, वैसे लोग बैठाएंगे, उसे कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। खेलने का तो खेलने का भी वहाँ पर मैदान होना चाहिए। पालीगंज में बहुत बढ़िया एक खेलने का स्टेडियम होना चाहिए। जो स्टेडियम है वो ढंग का स्टेडियम नहीं है। वहाँ खोल कूद से संबंधित सारे सामान वहाँ होना चाहिए, साजो सामान हो चाहिए। कम से कम प्रखंड लेवल पर, चाहे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी वासी वहाँ आ सके और प्रतिस्पर्धा में भाग रख सके। प्रतिस्पर्धित बहुत सारा कंपटीशन वहाँ होगा, खेल का कंपटीशन होगा। युवाओं के लिए कृषि आधारित बहुत सारा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के बारे में बताया जाएगा, उनको उनका प्लेटफॉर्म दिखलाया जाएगा। पहला काम हम एक करेंगे कि वहाँ एक कोचिंग का निर्माण करेंगे पालीगंज में, जो कि सरकार द्वारा हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने पॉकेट से पैसा लगाकर उस कोचिंग को चलाने का काम करूँगा। और तमाम जो भी नवयुवक हैं जो गरीब हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करूंगा, खास करके उनको कैरियर को आगे डेवलप करने के लिए। कोचिंग में जो भी शिक्षक होंगे उसका जो सैलरी होगा वो हम देंगे, वो कोचिंग चलवाएंगे। अच्छा, बिहार में जिस तरीके की जातिगत राजनीति की जाती है और आरजेडी पार्टी है उस पर भी आरोप लगता है, तो आप महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो आपका क्या इस पर सोच रखते हैं? और जातिगत जो राजनीति होती है, क्या आप भी उसको आगे बढ़ाएंगे या इसको खत्म करने की कवायद करेंगे? देखिए, जैसे जैसे विकास हुआ
वैसे वैसे जाति प्रथा खत्म होना चाहिए। हम एक जरूर करते हैं, देखिए क्या है कि कोई भी मनुष्य पहले मैं सेल्फ, उसके बाद अपना परिवार, उससे निकला तो गोतिया, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, माने कहने का मतलब आदमी का दायरा है। तो जो विकास का जो चीज़ है और जाति की व्यवस्था है वो जो बनी शुरू में इसलिए बनी कि एक छोटा सा चीज़ है, जाति पर जो हुआ वो छोटा परिवार से सिमट के रह जाता है जाति व्यवस्था में जो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि इस चीज़ का परंपरा को जब विकास की बात हो ये व्यवस्था नहीं आनी चाहिए। विकास के साथ जाति की व्यवस्था जोड़ना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक लोग इस चीज़ों में उलझे रहे हैं। मैं कभी भी इसको प्रश्रय नहीं दूंगा जातिगत व्यवस्था को। जो कमज़ोर हैं, दलित हैं, दबे कुचले हैं, उनको जरूरत पड़े तो निस्वार्थ कुछ बढ़ के अपने जात पात से बढ़ के उनको मदद करने की बात होगी और उनका जब भी कुछ करना होगा उनके लिए आगे रहूँगा, वो काम करना चाहिए। जातिगत व्यवस्था को मैं कभी भी नहीं शामिल करूँगा। पालीगंज में एक और चीज़ सुनने में आया है कि जो किसानों के जो हालात हैं वहाँ पे सिंचाई के लिए जो नहर से उनको सही समय पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मतलब आप वहाँ पे क्या करिएगा और उस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उनको क्या राहत देने का काम करिएगा? देखिए पालीगंज तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि पालीगंज किसानों का शहर छोटा सा कहा जाए तो किसानों का ही मुख्य जगह है। पालीगंज टाउन छोड़कर के इर्द गिर्द में 99-100% किसान लोग ही हैं जिनका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन किसानी है, खेती है। अब देखिए क्या है कि नहर जो हम लोग का है, जो नहर मेन नहर, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पालीगंज क्षेत्र ये नहर से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये आज नहीं, बहुत पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ नहर है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है, चैनल कैनाल है, मेन कैनाल है, सब है। पानी आता है, सह समय नहीं आता है। पानी सबसे पहला बात है कि जो चीज़ पहले से हमारे पास है उसको प्रॉपर रूप से नहीं चलाया जा रहा है। माने किसानों को जब समय पर पानी चाहिए तो नहीं मिलता है। कैनाल में डिसल्टेशन है, मिट्टी भरा हुआ है, प्रॉपर फ्लो नहीं मिलता उसमें, जिसके फ्लो होने के चलते सब जग तक, हर इल्ड तक, हर पॉइंट तक पानी नहीं पहुंच पाता है। किसान जो पूर्व से नहर पर आधारित हैं उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं होता है, ना तो ट्यूबवेल करा रखे हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि हमको नहर से पानी आएगा, और पानी नहीं पहुंचता बीज नहीं डाल पाते हैं। समय पर जो पटवन चाहिए पटवन उनको नहीं मिल पाता है। और किसान क्या होता है तो सुनते कहा था भाई पालीगंज के किसान भाई क्या तो सूखे में बर्बाद हो गए, डूबे में बर्बाद हो गए। कहा तो डीजल अनुदान आ रहा था, भाई अनुदान से क्या होगा? अनुदान से 1 शाम 2 शाम 3 शाम का भोजन चलेगा, और उसका जो मुख्य साधन है, जो अपने मेहनत से कमाता है, उसमें आप सहयोग कीजिए ना। सहयोग क्या करना है, उसका पुराना जो उसका कैनाल है उस कैनाल को ठीक से चलाइए, पानी दीजिए। अब देखिए मेरा पतौना, खिरीमोर, चिक्सी, सदुआ 9 नंबर से पानी आता है। धान का कोटोरा है, पूरा एरिया पूरा लोग जानता है, लेकिन क्या है पानी नदारत पहुँचबे नहीं करता। पानी नाम लाया, हड़ा के जगह पानी अगल बगल दिखाई दिया, अब बाकी पानी साफ। ये जो मौजूदा सरकार है अभी सूबे में सुशासन की सरकार है, कहते हैं जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना, इसमें तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हरियाली ला रहे हैं, किसानों के लिए ये काम हो रहा है, आवास बन रहा है, ये बन रहा है, सड़क बन रही है। तो क्या लगता है ये सब बस दिखाने के लिए है? जैसे हरियर पेंट कर दीजिएगा हरा हो गया, हरा पेंट कर दिया हरा हो गया। अभी अंतिम में सरकार का बारी आई है, जब सांस हफा रहा है, उनको लग रहा है कि हम जा रहे हैं, तब हरियर पेंट कर दिया, हरियाली हो गया। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। हरा पेंट कर दीजिए, हरियाली हो गई। बच्चों को दिखाते हैं ना ड्राइंग में, हरा पेंट हरियाली, बाकी उससे हटकर कुछ भी नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, बस हरा पेंट है। बाकी बहुत सारा समस्या है क्षेत्र का। अब क्या सरकार की उपलब्धि न उपलब्धि की बात अलग बात है। बात इसकी है कि हर को मौका मिलता है, हर आदमी अपने हिसाब से चलता है। हमको मौका मिलेगा, हम 100% स्वस्थ करते कि हम जनता के हिसाब से और जनता के विचार से ही चलेंगे। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं, महागठबंधन से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं इंजीनियर राकेश रंजन हैं, और जनता के बीच जाने का भी दावा करते हैं कि हम अगर जीते तब भी जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, और हार गए तब भी जो है उनकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। जो वहां जीतेंगे उम्मीदवार उनसे सवाल करेंगे और न्याय दिलाने की बात करेंगे।